हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी यूनिवर्सिटी के बैनर तले अंग्रेजी की कक्षाओं का अनवरत अध्ययन कर रहे हैं। अंग्रेजी हिंदी के साथ हमेशा चलती रहेगी और हमने पिछले अध्याय में तो कई चीज़ें हमने सीखी, लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा होगा, हम अब लैंग्वेज की तरफ चलते हैं, ग्रामर की तरफ चलते हैं। तो आज जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, हम सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। तो सेंटेंस का अध्ययन करने के पहले हमें ये जानना है कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है और अंग्रेजी का सेंटेंस लिखने के लिए क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, हिंदी के सेंटेंस लिखने में क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं। तो आज का टॉपिक होगा हमारा वाक्य। वाक्य मीन सेंटेंस। हम अपने विचारों को, भावनाओं को एक वाक्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं, लेकिन वाक्य का निर्माण कैसे हुआ, वाक्य कैसे बना, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। अब हम इसके पहले चर्चा करें कि वाक्य क्या होता है। हमें वाक्य के फॉर्मेशन के विषय में भी ध्यान रखना होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का निर्माण शब्दों के माध्यम से होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मेक अ सेंटेंस। कभी कभी आप जानते हैं कि जब कई शब्द बनते हैं, मिलते हैं, तो एक सेंटेंस का निर्माण होता है। और सेंटेंस इसलिए शब्दों का समूह कहा जाता है। शब्दों का समूह कैसा? तो जब हम शब्द समूह की बात करेंगे तो शब्द समूह में हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि शब्द समूह जो हो वो एक निश्चित ग्रामर के अनुसार हो, वो ग्रामेटिकल हो। अगर अनग्रामेटिकल हो जाएगा तो कोई भी शब्द समूह वाक्य की श्रेणी में नहीं आ सकता है। तो शब्द को बनाने के लिए क्या, शब्दों के निर्माण में हमें लेटर्स की ज़रूरत पड़ी, जिनको हम अक्षर कहते हैं। इन अक्षरों के मेल से शब्द बना, लेकिन शब्दों को जब हम अक्षरों को मिला के शब्द बनाए तो शब्द का भी निर्माण जब हो तो वो मीनिंगफुल हो। उदाहरण के तौर पर अगर हम मान लीजिए कोई शब्द लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा CAT, तो इससे हो गया कैट। लेकिन अगर हमने इसी शब्द को लिख दिया T+A+C, अब ये शब्द तो बन गया, लेकिन इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है। तो एक मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। जो लेटर्स मिलें, लेटर के मिलने के बाद जो शब्द बने वो मीनिंगफुल हो, वो उसका कोई ना कोई अर्थ निकले। अगर उसका अर्थ नहीं निकलेगा तो वह शब्द नहीं कहा जाता। इसी तरह जब हमें शब्द मिल गए तो कई शब्दों को मिला करके हमने वाक्य की रचना की। तो वाक्य जब बने तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि वाक्य जब भी बने तो वाक्य भी मीनिंगफुल हो। अगर वाक्य बनने के बाद उसका एक निश्चित अर्थ नहीं निकलता है तो वह वाक्य नहीं होगा। केवल शब्दों को मिला देने से कई शब्द एक साथ मिल जाएं, ऐसा नहीं कि वाक्य की रचना हो जाएगी। वाक्य की संरचना के लिए, वाक्य की रचना के लिए सार्थक शब्दों के समूह की ज़रूरत होती है। इसे अंग्रेजी में आप कह सकते हैं मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर हम सेंटेंस को डिफाइन करें तो सेंटेंस की डिफिनीशन यही होगी कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक ए सेंटेंस। शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है। अब आपको हम ले चलते हैं। आप देखिए इस उदाहरण पर हमने कहा सार्थक शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। वाक्य जब बनेगा तो वाक्य का एक निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। अगर उसका निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है तो वाक्य नहीं होगा। और निश्चित अर्थ कब निकलेगा? जब वो ग्रामर के नियमों के अनुसार लिखा होगा। अंग्रेजी में सेंटेंस लिखने के कुछ निश्चित तरीके हैं। हम अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि राम गोज़ होम, राम गोज़ होम। अब ये अंग्रेजी के सेंटेंस लिखने का पैटर्न है। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पर राम हो गया सब्जेक्ट, फिर मैंने वर्ब लिखा, फिर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा। तो SBO। अगर यही सेंटेंस हिंदी में लिखा जाता तो यह सेंटेंस का पैटर्न हो जाता S+O+B। ये है इंग्लिश का पैटर्न है, ये इंग्लिश का पैटर्न है, ये हिंदी का पैटर्न है। हिंदी में सेंटेंस का क्रम SOV का होगा, अंग्रेजी में SBO। तो जब SBO के क्रम में सेंटेंस नहीं रहेगा तो उसका निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा। तो जब भी हम सेंटेंस को लिखें वो एक निश्चित अर्थ दे,
अगर निश्चित अर्थ नहीं देगा सेंटेंस तो सेंटेंस नहीं कहा जा सकता है। अब आगे आप देखिए, अब हम सेंटेंस के विषय में कुछ और चीज़ें आपको बताएंगे, देखते रहें आप। तो आज का टॉपिक हम लोगों का होगा द सेंटेंस। नाउ कम टू द पॉइंट। हम पहले शुरू करते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन ए डेफिनेट स्ट्रक्चर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन ए डेफिनेट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का समूह एक निश्चित क्रम में जब प्रयोग कर दिया जाता है, निश्चित क्रम में प्रयोग करके लिखा जाता है, तो वही वाक्य बन जाता है। तो वाक्य के विषय में आप देख लीजिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन ए डेफिनेट स्ट्रक्चर व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पर यही है व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंस। अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और वो कंप्लीट सेंस नहीं कन्वे करेगा, तो वह वाक्य नहीं होगा। तो वाक्य का मतलब हुआ कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन ए डेफिनिट स्ट्रक्चर व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का एक निश्चित समूह जिससे एक उचित अर्थ निकलता हो, उसी को हम सेंटेंस की संज्ञा में रखते हैं। सेंटेंस उसी को हम कहते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे हमने कह दिया कि बी प्ले फुटबॉल, दे गो टू द मार्केट, दे डू नॉट गो टू द मार्केट। ये आप देखें तो ये हम वाक्य देख लिए। वाक्य के विषय में हम कुछ और चीज़ देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा गया है राजेश इज ए गुड बॉय। आगे लिखा गया है सुशील डज नॉट बिलीव इन गॉड, विल यू राइट ए लेटर, वाई इज संजू वीपिंग, प्लीज लेंड मी मनी, डू नॉट टॉक प्लीज, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, व्हाट ए फाइन वेदर, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बी ब्लेस्ड विथ अ सन। अब आप देखिए, इसमें पहले और दूसरे सेंटेंस को आप देखिए तो पहला सेंटेंस राजेश इज ए गुड बॉय और सुशील डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये दोनों सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य। फिर आगे देखिए थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में जाएं, विल यू राइट मी ए लेटर, वाई इज संजू वीपिंग। अब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। फिर आगे आप देखिए लिखा प्लीज लेंड मी 100 रुपीज़। अब ये सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला है, डू नॉट टॉक प्लीज़, और ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। तो प्लीज़ लेंड मी सम मनी और डू नॉट टॉक प्लीज़, ये सब इम्परेटिव सेंटेंस हैं। फिर आगे सेंटेंस नंबर 7 और 8, हाउ ब्यूटीफुल द रेन, व्हाट ए फाइन वेदर, ये दोनों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। फिर आगे आपको 9 और 10 पे देखना है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बी ब्लेस्ड विथ ए सन, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। तो इस तरह इन वाक्यों को देखने पर ये पता चलता है कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। अब सेंटेंस कौन कौन से 5 प्रकार के होते हैं? आप नंबर 1 जाने असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य जिसे हिंदी में बोलेंगे। नंबर 2 आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे आप प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। नंबर 3 पे जाएंगे तो आप इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे, जिसे आप हिंदी में आज्ञार्थक वाक्य से नाम जानते हैं। और नंबर 4 आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हिंदी में विस्मयबोधक वाक्य के नाम से जाना जाता है। और नंबर 5 आपका ऑप्टेटिव आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में इच्छा या प्रार्थना सूचक वाक्य कहते हैं। तो ऊपर जो वाक्य आपने पढ़ा, उन वाक्यों को देखने पर ये कॉन्सिक्वेंस निकलता है कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। और जो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं उसमें आपको मैंने बताया असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो दीज आर द 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। अब हम आपको एक एक सेंटेंस के विषय में आगे ले चलते हैं, आपको अध्ययन कराते हैं, आप देखते रहिए। पहला सेंटेंस है आपका असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य क्या होता है? साधारण वाक्य जो वाक्य साधारण कथन व्यक्त करें, लेकिन इसको आप अंग्रेजी में डिफाइन करें, ये सेंटेंस दैट मेक्स असर्शन,
ए सेंटेंस दैट मेक्स असर्शन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो असर्शन मीन्स साधारण वाक्य या कथन को व्यक्त करे उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। तो साधारण वाक्य जो होते हैं वो साधारण कथन को व्यक्त करते हैं, तो साधारण कथन को व्यक्त करने वाले वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे हम कह दें कि वी प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट राइट ए लेटर, सी गोज टू स्कूल, फायर बर्न्स, दे प्ले, यू प्ले, वी प्ले। ये कई प्रकार के वाक्य हुए, कई तरह के वाक्य मैंने आपको बताया। तो ऐसे वाक्य जिनसे हमें साधारण सूचना मिले, ऐसे जो साधारण स्टेटमेंट का बोध कराएं, ऐसे वाक्यों को हम साधारण वाक्य कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस is the sentence that makes a statement or assertion is called an assertive sentence or a declarative sentence। assertive sentence और declarative sentence दोनों एक होते हैं। उसमें अब आप यूँ कह सकते हैं कि assertive sentence या declarative sentence एक ही चीज़ है। अब assertive sentence को हम आगे देखते हैं तो assertive sentence दो प्रकार के होते हैं, affirmative sentence प्लस negative sentence। अफर्मेटिव मीन्स जहाँ अफर्मेशन की बात आएगी, अगर कोई बात कही जाए जिससे हम अफर्मेशन में ले जाएं, स्वीकार कर लें, तो दैट विल बिकम अफर्मेटिव। हिंदी में इसे स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं और दूसरा है निगेटिव। तो अफर्मेटिव प्लस निगेटिव इज इक्वल टू असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस को हम दो भागों में बांटेंगे। असर्टिव सेंटेंस देखिए, असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में कैसे बांटेंगे। असर्टिव सेंटेंस हुआ असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और आगे हो गया नेगेटिव सेंटेंस। कुल मिलाकर के आपको जानना है असर्टिव सेंटेंस दो वाक्यों की बन से। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू असर्टिव। तो जब हम असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटेंगे तो एक अफर्मेटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। तो अफर्मेटिव जब हम कोई बात स्वीकार करेंगे तो अफर्मेटिव हो जाएगा, और जब उसे हम मना कर दें तो वो नेगेटिव बन जाएगा। इन बातों को आप ध्यान में रखिए। वैसे आप इसको जानते हुए होंगे, लेकिन फिर भी जो है आप इन बातों को दिमाग में रखें। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव प्लस असर्टिव। आप देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, जैसे राजेश इज माई फ्रेंड, यू आर ए ग्रेट फूल, राजू गोज टू स्कूल, द गर्ल्स आर डांसिंग, बॉयज प्ले, दे प्ले, यू प्ले। इनसे कहीं भी नेगेटिव बात समझ में नहीं आ रही। तो ये है आपके कहे जाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर अब हम दूसरी बात को दिमाग में रखते हैं तो मैं कह दिया कि दे डू नॉट गो, वी डू नॉट प्ले, दे डू नॉट सेंड ए लेटर। अब इसमें जितने भी सेंटेंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं उनमें आपको निगेटिव बातें दिखाई पड़ रही हैं, उसमें नॉट लगा हुआ है इसलिए निगेटिव हो गया। तो आप फिर पुनः देखें, चिल्ड्रन कैन नॉट प्ले इन द गार्डन, the teacher is not angry with me, it is not a pleasant weather, they will not quarrel, I do not like you। ये नेगेटिव सेंटेंस हैं। तो अफर्मेटिव भी हो गया और नेगेटिव हो गया, दोनों मिल करके ये असर्टिव सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब हम नंबर 2 सेंटेंस देखते हैं। इसके पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे। असर्टिव सेंटेंस की पहचान है कि असर्टिव सेंटेंस एन असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर विथ सब्जेक्ट एंड एंड्स इन फुल स्टॉप। ऐसा वाक्य जो सब्जेक्ट से शुरू हो और जिसके अंत में फुल स्टॉप आता है, ऐसे वाक्य को हम असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य कहते हैं। ये देख लीजिए, बोर्ड पे लिखा है असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट कर्ता से शुरू होता है और अंत में फुल स्टॉप आता है। तो ऐसे वाक्य जो कर्ता से शुरू होंगे
और जिनके अंत में फुल स्टॉप आएगा उनको हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। उदाहरण के तौर पर रमन राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर रमन सब्जेक्ट है और लेटर अंत में फुल स्टॉप हो गया, तो ये असर्टिव सेंटेंस हुआ। ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और अंत में इसके फुल स्टॉप आ रहा है। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या हुई? असर्टिव सेंटेंस कर्ता से शुरू होगा और अंत में फुल स्टॉप आएगा। आगे देखिए, अब आप दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य से ही क्लियर हो जाता है कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का काम किया जाए वही प्रश्नवाचक वाक्य कहे जाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन। अब देखिए, सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों से प्रश्न पूछने का काम होता है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का काम किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विल यू गो देयर, इज़ योर फादर एट होम, आर यू फीलिंग वेल, व्हेन विल यू कम, वाई डू यू लुक सैड। ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के उदाहरण हैं। आगे देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक वाक्य होता है सहायक क्रिया से शुरू होने वाला वाक्य, दूसरा वाक्य होगा प्रश्नवाचक शब्दों से। हिंदी में कहते हैं अ सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब्स। ऐसे वाक्य, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हाँ या ना में आएगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं। जैसे कहते हैं आर यू रीडिंग, आर यू प्लेइंग, इज योर फादर एट होम। तो हाँ या ना में जिनका उत्तर आता है उन्हें हम सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य बोलते हैं। सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, में। दूसरे वाक्य आपके जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होते हैं। जैसे हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हेन, वाई, etc। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार से शुरू होते हैं। एक सहायक क्रिया से शुरू होता है और दूसरा वाक्य शुरू होता है हमारा प्रश्नवाचक शब्दों से। सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य, ए सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब्स एज, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, में, etc। अब आगे देखें, यह है प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य। यहाँ पर आप इसको कहेंगे प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य। ए सेंटेंस व्हिच स्टार्ट्स विथ इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स को हम शॉर्ट में WH वाले वाक्य भी बोलते हैं। WH वाले मीन्स ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो व्हाट, व्हेन, वाई, हु, हुम से शुरू होते हैं। ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो एक सेंटेंस आपका सहायक क्रिया से शुरू होता है और दूसरा शब्द प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, वाई। अब आप यहाँ पर देखेंगे, डू यू बिलीव इन गॉड, वाई वर द चिल्ड्रेन फाइटिंग, वाई इज सी एंग्री विथ मी, हाउ वर दे बिहेविंग योर बर्थडे पार्टी, कैन यू रिसाइट दिस पोएम। यहाँ पर ये फर्स्ट वाक्य है आपका, ये शुरू है हेल्पिंग वर्ब से, फिर यह प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुआ है वाई, और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू हुआ है, और फिफ्थ सेंटेंस फिर जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो आपको दो तरह के प्रश्नवाचक वाक्य बताए गए, एक सहायक क्रिया से शुरू होने वाले, एक प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य, लेकिन हैं दोनों प्रश्नवाचक वाक्य। और अब आप साधारण और प्रश्नवाचक वाक्य का अंतर भी जान लीजिए। साधारण वाक्य हमेशा कर्ता से शुरू होता है और प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा क्रिया से शुरू होता है। जब तक
सब्जेक्ट के पहले वर्ब नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। कोई भी वाक्य चाहे वो WS से, प्रश्नवाचक शब्दों से ही क्यों न शुरू हो रहा हो, वो प्रश्नवाचक नहीं होगा। जैसे सेकंड सेंटेंस में हम देखते हैं कि वाई वर द चिल्ड्रन फाइटिंग। अब यहाँ पर द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, उसके पहले वर का प्रयोग हुआ, उसके पहले वाई का प्रयोग हुआ। तो WH प्लस इज एम आर वाज वर विल शैल कैन में प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स इज इक्वल टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब्स प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स इज इक्वल टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मेन पहचान क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर्ता के पहले क्रिया अवश्य आएगी। अगर कर्ता के पहले क्रिया नहीं आ रही है तो वही इंट्रोगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव न होकर के वो असर्टिव में तब्दील हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे आपको ले चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या क्रिया से शुरू होता है और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, आप देखिए इंट्रोगेशन अवश्य आता है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन अवश्य आएगा। जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य होंगे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग उनके अंत में अवश्य होगा। फिर आपको थर्ड सेंटेंस की तरफ बढ़ना है। थर्ड सेंटेंस आपने देखा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, विनय, सलाह, सुझाव, चेतावनी आदि चीज़ों का भाव व्यक्त होता है, ऐसे वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस etc इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। हिंदी में आपको मैंने बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक वाक्यों से आज्ञा, विनय, प्रार्थना, सलाह, सुझाव, चेतावनी आदि का बोध होता है। जैसे आप देखिए, प्लीज़ गिव मी योर पेन, डू नॉट टॉक नॉनसेंस, शट द विंडो, ओपन द डोर, डिपॉजिट योर फीस इन टाइम। देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ प्लीज़ हेल्प मी। ये एग्जाम्पल आपके इम्परेटिव सेंटेंस के होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की भी पहचान है, इम्परेटिव सेंटेंस प्राय वर्ब से ही शुरू होते हैं, अंत में इनके फुल स्टॉप आता है। ये फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, प्लीज़ गिव मी योर पेन, डू नॉट टॉक, प्लीज़ गेट आउट, डोंट प्ले विथ फायर, ऑलवेज हेल्प द नीडी, ऑलवेज हेल्प द पुअर। तो ये उदाहरण आपके हो गए इम्परेटिव सेंटेंस के। इसकी पहचान है, इम्परेटिव सेंटेंस प्राय वर्ब से शुरू होता है और अंत में फुल स्टॉप आता है। तो आपको मैंने बताया एक साधारण वाक्य कर्ता शुरू होगा, अंत में फुल स्टॉप आएगा, प्रश्नवाचक वाक्य क्रिया शुरू होगा, अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा और अंत में फुल स्टॉप आता है। इसके बाद आपका नंबर 4 सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। तो व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? A sentence that expresses some sudden feelings in our heart is called an exclamatory sentence. विस्मय बोधक वाक्यों से मन की तीव्र भावनाओं का बोध होता है और मन की तीव्र भावनाओं में जैसे दुख हुआ, सुख हुआ, हर्ष, विषाद, प्रसन्नता, आश्चर्य आदि। अब इसमें देखें आप, ए सेंटेंस which expresses some sudden feelings such as pleasure, anger, surprise about something which has been said or done is called an exclamatory sentence. उसी को मैंने आपको बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, विस्मय बोधक वाक्यों से मन की तीव्र भावनाओं का बोध होता है, जैसे दुख, सुख, हर्ष, विषाद, प्रसन्नता आदि। आगे देखिए, ऐसे वाक्य जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंटरजेक्शन शब्दों से शुरू होते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं हुर्रा, हा, ब्रेवो, etc, एलास, ओ,
आदि। जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे वो विस्मयबोधक शब्द इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होते हैं। अब एग्जाम्पल में आप देखें, जैसे हुर्रा वी हैव ओन द मैच, हुर्रा वी हैव ओन द मैच। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, एक्सीलेंट, यू हैव डन वेल, एलास ही डाइड सो यंग, एलास हाउ फुलिश आई हैव बीन। आपको मैंने पहले बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ इंटरजेक्शन वर्ड्स एज हुर्रा, हा हा, एलास, ब्रेवो, एक्सेलेंट, सो ऑन। विस्मयबोधक वाक्य इन्हीं शब्दों से शुरू होते हैं और जब इन शब्दों को हम हटा दें तो यही वाक्य साधारण भी बन जाएंगे। अगर हम हुर्रा और एक्सेलेंट, एलास ये सब हटा दें तो ये वाक्य साधारण भी बन जाएंगे। तो विस्मयबोधक की वाक्य की पहचान, ऐसे वाक्य का प्रारंभ इंटरजेक्शन शब्दों से होता है, इंटरजेक्शन शब्दों से होता है और अंत में इनके भी फुल स्टॉप आता है। तो ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अंतिम सेंटेंस आपका बनता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में आपने पढ़ा है कि इच्छा या प्रार्थना सूचक वाक्य। तो आपको आगे देखना है कि सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस विशेष आर प्रेयर ऑफ गॉड, विशेष आर प्रेयर ऑफ गॉड इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा या कामना व्यक्त की जाती है। जिन वाक्यों से इच्छा या कामना का बोध होगा ऐसे वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, मे यू डाई, मे यू गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, माइट गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो भी आप देख रहे हैं इनसे इच्छा या कामना का बोध हो रहा है। इच्छा, कामना या प्रार्थना का, जैसे मैंने कह दिया मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, इससे आपको प्रार्थना का बोध हो रहा है। अन्य सेंटेंस जो दिए गए हैं इनसे इच्छा व्यक्त हो रही है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखे जाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः में या माइट से आरंभ होते हैं। आपको दिमाग में रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में या माइट से शुरू होंगी। तो आज आपने ये 5 प्रकार के वाक्य सीख लिए। पहला आपने असर्टिव सीखा, फिर इंट्रोगेटिव सीखा, फिर इम्परेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी और अंत में ऑप्टेटिव। और इन 5 की पहचान आपको बताई गई कि साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, अंत में फुल स्टॉप आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा, अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा, अंत में फुल स्टॉप आएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होगा, अंत में फुल स्टॉप आएगा। और आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में या माइट से प्रारंभ होगा। आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद हम दूसरे दिन दूसरे टॉपिक से आगे आपको ले चलते हैं। थैंक्स।